हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया से आप क्या समझते हैं? जन्मजात एवं संग्रहित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि समझाइए। इस संस्थान के कार्य न करने पर मनुष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है प्रतिरक्षा। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया क्या है। तो प्रतिरक्षा शरीर की संक्रमणों या प्रतिजनों से सामना करने की क्षमता, शरीर की संक्रमणों या प्रतिजनों से सामना करने की क्षमता, इसे ही प्रतिरक्षा कहा जाता है। तथा शरीर का वह तंत्र जो शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है उसे प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। जब भी यदि प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया की बात करें, तो जब भी कोई एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो इसके विरुद्ध, जब एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो इस एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट द्वारा स्रावित होती है। इस एंटीजन के विरुद्ध हमारा शरीर एंटीबॉडी का निर्माण करता है। इसके अलावा भी शरीर कई ऐसी प्रणालियों से रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं कहा जाता है। यदि हम प्रतिरक्षा के प्रकारों की बात करें तो यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, जन्मजात प्रतिरक्षा तथा उपार्जित या संग्रहित। यहाँ पर हम सबसे पहले जन्मजात प्रतिरक्षा को देखेंगे कि जो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है यह क्या होती है। तो यदि जन्मजात प्रतिरक्षा की बात करें तो यह ऐसी प्रतिरक्षा है जो अविशिष्ट होती है तथा जन्म से उपस्थित होती है। यह जन्म से उपस्थित अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। यह जन्म से उपस्थित एवं अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। इसमें विभिन्न अवरोधों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो शारीरिक अवरोध, इसमें शारीरिक अवरोधों को शामिल किया गया है। शारीरिक अवरोध का तात्पर्य होता है इसमें त्वचा शामिल है। त्वचा जो होती है यह किरेटिनीकृत, यहाँ पर त्वचा की बाह्य तम परतें किरेटिनीकृत होती हैं तथा रोगाणु के संक्रमण तथा शत-विशत की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं। त्वचा का अम्लीय माध्यम भी रोगाणु की वृद्धि को संदमित करता है। ठीक इसी प्रकार से जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, श्लेष्मा झिल्ली, यह भी शारीरिक अवरोध में ही शामिल है क्योंकि यह पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र व मूत्र जनन पथ को आस्तरित करती है और इस झिल्ली का श्लेष्मा रोगाणु को चिपका लेता है ताकि वे आंतरांगों में ना जा सकें। इस प्रकार शारीरिक अवरोध रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। अब यदि हम दूसरे प्रकार के अवरोध की बात करें तो वह है कारिकीय अवरोध। दूसरे प्रकार के अवरोध जो कि जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल होते हैं उन्हें कारिकीय अवरोध कहा जाता है। कारिकीय अवरोध की यदि बात करें तो इसमें आंसू, लार आदि में पाया जाने वाला लाइसोजाइम, आंसू, लार आदि में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है और यह लाइसोजाइम जो होता है यह बैक्टीरिया से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार आमाशय में HCl पाया जाता है। आमाशय का जो HCl होता है यह भी रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा यकृत द्वारा संश्लेषित पित्त जो होता है यह भी रोगाणुओं की वृद्धि को रोकता है। अथवा योनि का जो अम्लीय माध्यम होता है, यह भी रोगाणुओं की वृद्धि को संदमित करता है। इस प्रकार के अवरोध को कारिकीय अवरोध कहा जाता है।
अब यदि अगले अवरोध की बात करें तो वह है कोशिकीय अवरोध। यहाँ पर हम जन्मजात प्रतिरक्षा को देख रहे हैं जिसमें विभिन्न अवरोधों को शामिल किया गया है। कोशिकीय अवरोध में दो प्रकार की कोशिकाएं शामिल होती हैं, भक्षक कोशिकाएं तथा प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। भक्षक कोशिकाएं एवं प्राकृतिक मारक कोशिकाएं ये दोनों कोशिकीय अवरोध प्रदान करती हैं। यदि भक्षक कोशिकाओं की बात करें तो ये विशेष कोशिकाएं होती हैं जो जीवाणुओं का भक्षण करती हैं और इस प्रकार उनका विनाश करती हैं। और यदि प्राकृतिक मारक कोशिकाओं की बात करें तो प्राकृतिक मारक कोशिकाएं जो होती हैं ये रोगाणुओं को मारती हैं लेकिन उनका भक्षण नहीं करती हैं। ये परपोरिन और लिम्फोकाइन जैसे पदार्थों का स्रावन करती है जो रोगाणुओं की झिल्ली में छिद्र बना देते हैं जिससे रोगाणु जल अवशोषित करता है और फट जाता है। इस प्रकार के अवरोध को कोशिकीय अवरोध कहा जाता है। अब यदि हम अगले अवरोध को देखें तो वह है साइटोकाइन अवरोध। साइटोकाइन अवरोध, इसके अंतर्गत इंटरफेरॉन्स शामिल हैं। इसमें इंटरफेरॉन्स शामिल हैं। इंटरफेरॉन्स जो होते हैं ये विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित किए जाने वाले पदार्थ हैं। विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इनका स्रावण करती हैं और जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं उन्हें विषाणुओं के संक्रमण से बचाती हैं। इस प्रकार के अवरोध को साइटोकाइन अवरोध कहा जाता है तथा अगले प्रकार का जो अवरोध है उसे प्रदाह प्रक्रिया कहा जाता है। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स या प्रदाह प्रक्रिया। प्रदाह प्रक्रिया जीवित ऊतकों की क्षति या संक्रमण के प्रति प्रतिक्रिया है। यह जीवित ऊतकों की क्षति या संक्रमण के प्रति क्रिया है। इसे प्रदाह प्रक्रिया कहा जाता है। दर्द, सूजन, लालिमा तथा ताप बढ़ने के रूप में यह दृष्टिगोचर होती है। और इस प्रकार हमने जन्मजात प्रतिरक्षा के बारे में देखा जो कि अविशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। अब यदि हम उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करें जो अगले प्रकार की प्रतिरक्षा है जिसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। यह जो प्रतिरक्षा होती है यह जन्म से उपस्थित नहीं होती है। यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद अर्जित की जाती है। इसे जन्म के बाद अर्जित किया जाता है और यह प्रतिरक्षा विशिष्ट होती है। यह विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। इसके द्वारा जीवाणु के शरीर में प्रवेश करने के बाद उसको पहचानकर विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा नष्ट किया जाता है। यदि उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करें तो इसमें कई गुण पाए जाते हैं जैसे कि यह विशिष्ट तो होती है, इसमें विशिष्टता, विभेदन, विविधता एवं स्मृति का गुण पाया जाता है। विविधता एवं स्मृति का गुण पाया जाता है और स्मृति का गुण एक बहुत ही विशेष गुण है। शरीर में जब रोगकारक प्रथम बार प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र उसे पहचानकर प्रतिक्रिया करने में समय लगाता है। इसे प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं, परंतु इस प्रतिक्रिया की स्मृति प्रतिरक्षा तंत्र में संग्रहित हो जाती है तथा दूसरी बार इसी रोगकारक के शरीर में प्रवेश करने पर प्रतिरक्षा तंत्र इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया करके इसे नष्ट कर देता है। इसे द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहा जाता है। यह जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा में हमारे शरीर की कोशिकाएं प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में बने बनाए एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी शरीर में प्रवेश करवाए जाते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है एवं ये दोनों उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार हैं। इस प्रकार हमने प्रतिरक्षा को देखा। अब यदि हम बात करें कि यदि यह तंत्र कार्य करना बंद कर दे तो इसका क्या प्रभाव होगा, तो
यही मुख्य तंत्र है जो हमारे विभिन्न रोगाणुओं एवं रोगों से रक्षा करता है। यदि इसने कार्य करना बंद कर दिया तो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाएगी और शरीर विभिन्न जीवाणुओं, विषाणुओं एवं अन्य रोग कारकों से जनित रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।